सो मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? यस सर। ओके, तो कंपेनियन मैट्रिक्स का मतलब ये है जैसा कि हमने अभी किया था। लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन। हाँ, अगर वो आमिर है तो उसको मैं कह रहा हूं कि अटेंडेंस का देख। आमिर है? यस सर। ओके, गुड। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, अब हम मेन चीज की तरफ आ रहे हैं। वो ये है कि अगर मेरे पास मैट्रिक्स है, इसके जो आइगन वैल्यूज हैं, ऑफ कोर्स ये स्क्वायर होना चाहिए, तभी हम करते हैं क्योंकि डिटरमिनेंट निकालना है हमें, आर zeros of some polynomial। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं ना, गिवन ए पॉलिनोमियल, मतलब कैन आई फाइंड अ मैट्रिक्स, मतलब पॉलिनोमियल ऑलरेडी दिया हुआ है, तो क्या मैं ऐसे मैट्रिक्स ढूंढूं कि उसके जो आइगन वैल्यूज हैं, होज आइगन वैल्यूज आर द सेम आर द zeros ऑफ p। तो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है p, उसी को हम कहते हैं कंपेनियन मैट्रिक्स। और उसको मतलब एक सिंपल सा तरीका है लिखने का। सपोज मैं लेता हूं एक पॉलिनोमियल, मगर मोनिक होना चाहिए, मतलब पॉलिनोमियल को हम मोनिक बना देंगे अगर वो नहीं हुआ, बाय डिवाइडिंग बाय द लीडिंग कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे थ्रू आउट, तो यू विल गेट अ मोनिक पॉलिनोमियल। मेरे कहने का मतलब है, सपोज आई हैव अ पॉलिनोमियल, चलो मैं एक लेता हूं z³ प्लस 5z² प्लस 6z प्लस 1। मान लो ये एक पॉलिनोमियल है, ऐसे ही मैंने लिया, लेकिन सिर्फ मैंने मोनिक लिया। मोनिक मीन्स सपोज इट वाज 3z³ प्लस 5z² प्लस जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हो। ये मोनिक है, ये मोनिक नहीं है। तो अगर ये ऐसा होता तो मैं सिंपली लिखता z2 में, इसके बजाय लेता 5/3z² प्लस 6/3z प्लस 1/3, क्योंकि इसके जीरोस जो होंगे वही इसके जीरोस भी होंगे। मतलब zeros of this polynomial are the same as zeros of this polynomial because I have multiplied by a non-zero number throughout. So मैं उसको monic बनाऊंगा, और once I have a monic polynomial, if I consider this matrix, देखो क्या करना है। अब इसके जो coefficients है, अगर ये 3 डिग्री polynomial तो इसके 3 coefficients हैं। So I get a 3/3 matrix, और यहाँ मैं लिखता हूँ second highest most coefficient, मतलब इधर -5, देन आई हैव -6, लेकिन इनका साइन चेंज करके, अगर प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे मैं -1 लिखूंगा, राइट। और बाकी आई राइट 0 0, और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 0 0 1। अगर मैं ये मैट्रिक्स लूंगा, इसके जो आइगन वैल्यूज होंगे या इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी वो यही होगी। यानी अगर मैं इसको हम बोलेंगे इस पॉलिनोमियल की कंपेनियन मैट्रिक्स। वो हम चेक भी कर सकते हैं। अगर मैं लूं, ये मेरा a है, सपोज आई एम लुकिंग फॉर द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस थिंग, वो बराबर होगा 0 - z 0 - 1 0 - z -5 - z, and I have 1 here and 0. Now you expand along whatever you like. चलो along फर्स्ट रो लेते हैं, तो इट वुड बी -z, और यहाँ पे क्या है, -6 है। Okay, so you just expand it along first row, chalo, so it will be -z into z into 5 plus z, this into this, plus 6, of course, then फिर 0 into something तो 0 ही होगा, फिर होगा -1 into 1, so वो बन जाएगा -z into 5z plus z square plus 6 -1, that would be -z³ minus 5z square minus 6z minus 1. Of course उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि I am looking for zeros। अगर इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को मैं अगर पुट करूंगा 0, this is equal to 0 means p of z जो मैंने लिया था वो equal to 0। मतलब I got the same polynomial जो मैंने यहाँ किया था।
मतलब पुटिंग इट इक्वल टू 0, क्योंकि ये माइनस खत्म हो जाएगा। अगर ये 0 है तो पी ऑफ जेड भी 0, क्योंकि -1 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को, इसमें साइन का फर्क पड़ेगा और कुछ नहीं। तो उसका मतलब है कि अगर मैं फिर इसके आइगन वैल्यूज को स्टडी करता हूं, I can indirectly study the zeros of a polynomial, and that is sometimes easier to find, मतलब to look at the zeros of a matrix rather than directly looking at zeros of a polynomial. और उसके लिए हमारे पास एक थ्योरम है, what we call Gershgorin's disk theorem। लेकिन उसके लिए हमें पहले कुछ करना पड़ेगा, डिस्क थ्योरम, मतलब गर्शगोरिन डिस्क थ्योरम की मदद से। हाँ, पहले तो ये तो मैंने इसके लिए कर दिया। तो व्हाट वुड बी द जनरल केस, अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है pz, it is मतलब of degree n, so I would have plus suppose a sub n minus 1 z raised power n minus 1 plus a n minus 2 z raised power n minus 2 plus so on and so forth plus a1z plus a naught। Let me इसको यहाँ पे थोड़ी सी जगह हम साफ करते हैं। तो इसका कंपेनियन पॉलिनोमियल क्या होगा? तो आई जस्ट फॉलो दिस सिंपल रेसिपी कि मुझे अगर वो मैट्रिक्स चाहिए जिसके आइगन वैल्यूज वही हो जो इस पॉलिनोमियल के 0 हो, तो वो मैट्रिक्स होगी। ऑफ कोर्स मैं क्या करूंगा, मैं n बाय n मैट्रिक्स लूंगा और यहाँ से अपने कोफिशिएंट्स का नेगेटिव साइन लेके इसका ये कॉलम रिवर्स में बनाऊंगा, या तो फिर पहले कांस्टेंट टर्म लूं वो भी चलेगा, a0 माइनस a1 अप टू माइनस an माइनस 1, ये आ गया इसका लॉस्ट कॉलम। फिर क्या करना है, 0 0 0 0 0, चलो यहाँ बीच में डॉट डॉट रखते हैं क्योंकि ये डिग्री n है। सो वंस आई डू दिस, सो ये जो दिस इज मतलब, और हाँ बीच में यहाँ पे आइडेंटिटी है, मतलब 1 0 0 0 0 1 0 0 0 so on and so forth 0 0 0 1। तो ये जो मैट्रिक्स है इट इज कंपेनियन मैट्रिक्स ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी अगर मैं इसके आइगन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लूंगा वो सेम होगी एज दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। ऑफ कोर्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का मतलब पुट इक्वल टू 0। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं इसका कंपेनियन है, ये इसका साथी है, इसके आइगन वैल्यू उसके जीरो सेम है। ओके, तो इसी को यूज करके हम जीरोस के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें मैट्रिक्स के बारे में कुछ रिवाइज करना होगा, और वो है अपना व्हाट वी कॉल, एक तो है हेडमार्ट्स थ्योरम, दूसरा है हेडमार्ट्स इनइक्वालिटी, राइट। ओके, सो लेट्स डू इट। ओके, पहला वाला है, should I do the first, just a minute, पहले इनइक्वालिटी है कि पहले थ्योरम है? वैसे तुम्हारे नोट्स में ये ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं, उसमें थी, ये तुम्हारे नोट्स में भी ठीक था। ओके, सो लेकिन वहाँ जो हार्मोनिक सब हार्मोनिक ऐसे ही मुझे पता वो सिलेबस में नहीं है, वहाँ तुम्हारे नोट्स में शायद वो हार्मोनिक एंड सब हार्मोनिक फंक्शंस होगा जो कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन ये तुम्हारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ओके, लेट्स फर्स्ट डू हेडमार्ट्स थ्योरम। ये तुम्हारे नोट्स में ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। हेडमार्ट्स थ्योरम इज अबाउट ए मैट्रिसेस, वो ये कि if A is an n cross n matrix, let me call it Aij cross n is a matrix, and if the diagonal entries Aii are strictly greater than Pi, where Pi is summation j runs from I to n, j यहाँ 1 है, j not equal to I, Aij, then A is non-singular, मतलब determinant of A is not equal to 0. ओके, सो ये है अपना हेडमार्ट्स थ्योरम, और इसको प्रूव करना काफी आसान है एक्चुअली।
But let's first look at the condition. इसका क्या मतलब है? I've got a matrix like this. A11, A12 to A1n. Then I have the second row to so on and so forth. Okay. वो मैं यहाँ मोड लगाना भूल गया. Okay. यहाँ पॉजिटिव है, वही मैं सोच रहा था. Then I have nth row an1, an2 up to an. ठीक है. ये कंडीशन कहती है कि अगर मैट्रिक्स ऐसी है कि उसका जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इसका जो मॉडुलस है, it is strictly greater than sum of the moduli of the other elements in the same row. क्योंकि जब मैं j को रन कर रहा हूँ ना, I go along a row. I am running from j to 1 other than j equal to I. यानी इसके बगैर जो भी है, अगर इन सब का मॉडुलस का सम, ये मेरा है pi. और इन दिस केस सेकंड में होगा ये प्लस दिस प्लस, मतलब इसको छोड़ के a22 को छोड़ के जो बाकी एलिमेंट्स ऑफ द रो हैं, अगर उनके मॉडुली का सम बिगर है देन द डायगोनल रो, देन मैट्रिक्स वुड बी नॉन सिंगल. ऑफ कोर्स इसका प्रूफ बड़ा इजी है एक्चुअली. नाउ सपोज I have to show that. Let me write it as AII is bigger than PI. Of course, I runs from 1 to n. मतलब हर एक रो के लिए ये ट्रू होना चाहिए. यहाँ लिखा for all I running from 1 to up to n. Okay. Now what I do? Suppose this is true. Now suppose this is true. That is AI1 plus AI2 plus so on and so forth. लेकिन इसमें I नहीं होना चाहिए J में. मतलब it should skip this term. यानी ये बाकी आने चाहिए. So that means I would have something like AI I minus 1 plus AI I plus 1 plus so on and so forth, of course modulus of AIN. अगर ये true है for all I, suppose this is true for all I, and assume to the contrary, मान लो ये सच है, and assume to the contrary that determinant of A is equal to 0, तो we will get a contradiction. वो कैसे? वो ऐसे, अगर A singular है, then AX equal to 0 has a non-zero या non-trivial solution. ये तो if and only if होता है कि अगर determinant of A 0 है, then AX is equal to 0 has a non-zero solution. That is, there exists X equal to X1, X2, such and such, where XI is not equal to 0 for all I, मतलब कुछ इसमें non-zero members हैं, तभी तो ये non-zero vector बनेगा, such that A जो है, A मेरा मैट्रिक्स A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, so on and so forth, AN1, AN2, ये system of equations जो है अपना, it has a solution. मतलब x1, x2, so on and so forth, xn is equal to 0, 0. And remember that इसमें सारी entries 0 नहीं हो सकती. Okay. Now what I do, I say चलो मैं इनमें सबसे बड़ा लूंगा मॉडुलस में. Now let xm be the largest. Let x sub m be the largest in modulus of all xi's. I runs from 1 to up to n. That is, मॉडुलस ऑफ एक्स आई मैं मान रहा हूँ इज लेस देन इक्वल टू, उनमें सबसे बड़ा मैंने लिया, उसका नाम मैंने एक्स एम रखा. ऑफ कोर्स आई रन्स फ्रॉम 1 to up to n. अगर ऐसा है देन ये जो हमें यहाँ बनाया, लेट मी कॉल इट 1
then the system of equations 1 या mth equation अगर मैं उसकी लूँ, अरे हो गया यहाँ पे कंट्रोल, देखो मैं किसी ओके तो अगर मैं ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस चलो मैं फिर से देखता हूँ, देखो इट्स अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये तो तुमने किया है, दिस इनटू दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0, दिस ना जस्ट अ मैट्रिक्स प्रोडक्ट। मेरे कहने का मतलब ये है, I would have a situation like a11 x1 plus a12 x2 plus so on and so forth। इसी तरह से यहाँ पे कहीं पे होगा a1m xm plus so on and so forth plus a, of course you would have 1n xn is equal to 0। इसी तरह से होगा तुम्हारा a12 फर्स्ट रो नहीं, should be 2 है ना, 21 x1 plus a22 x2 plus so on, इसी तरह से a2m xm plus so on and so forth plus a2n xn is equal to 0। मतलब I would get this system of equations so on and so forth। ultimately मैं mth equation पे पहुंचूंगा, यानी I will get am1 यानी mth equation x1 plus am2 x2 plus so on and so forth am m xm plus so on and so forth plus ये जो mth इक्वेशन है ये हमारे काम आएगी a mn xn is equal to 0 and of course I would have the nth equation ann x1 plus an2 x2 plus of course जो भी है यहाँ पे an x ann xm plus so on and so forth then I have an मतलब ये इसका दूसरा रूप है, मतलब this is just the system of equations in n variables and m equation, actually n equation क्योंकि square matrix है। now from this equation देखो मैं कह रहा हूँ इनमें सबसे बड़ा ये है, मतलब ना ये xm है सबसे बड़ा, ये जो x1 x2 है, तो पहली तो बात है ये सारे के सारे जीरो नहीं है, तो अगर ये सबसे बड़ा है तो ये भी जीरो नहीं हो सकता इन मॉडुलस, है ना, अगर ये जीरो हुआ फिर ये सबसे बड़ा कैसे होगा, क्योंकि इसमें कम से कम एक नॉन जीरो एंट्री तो है ही एक्साइज में, और अगर वैसा है तो ये सबसे बड़ा है, तो व्हाट आई डू फ्रॉम mth इक्वेशन आई गेट, मैं इसको एक साइड पे ले जाता हूं, आई विल गेट दिस थिंग, लेट मी राइट इट amm xm is equal to minus of am1 x1 plus am2 x2 plus so on and so forth, एंड कहीं पे होगा am m minus 1 x m minus 1 प्लस am, रखिए उतना जरूरी नहीं, चलो आप क्या करें m plus 2 सॉरी m plus 1 एंड इसी तरह से जाते जाते ये बन जाएगा लास्ट पे an mn, mth इक्वेशन है amn xn, मतलब ये इसके बराबर होगा क्योंकि ये जीरो होगा, मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिया, तो विच मीन्स दैट अगर मैं इसका मॉडुलस लूं amm xm इज इक्वल टू, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेस देन इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे, लेट मी राइट इट, लेस देन इक्वल टू amm x1 प्लस am2 x2 प्लस so on and so forth, बट यू अंडरस्टैंड, मतलब इसमें कुछ है नहीं, लेकिन दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू, क्योंकि सारे के सारे एक्साइज जो है वो xm से छोटे हैं, यानी यहाँ पे मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ, मॉडुलस ऑफ द प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ द मॉडुली, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू, मतलब आई कैन राइट इट एज xm को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ क्योंकि सारे के सारे लेस देन इक्वल टू है, सो आई कैन राइट xm into mod of am1 plus am2 plus so on and so forth amn यहाँ amn है, वो कहाँ चला गया, हाँ ओके, तो xm दोनों साइड से कैंसिल होंगे क्योंकि वो नॉन जीरो है, सबसे बड़ा था, यू विल गेट amm यानी जो डायगोनल नंबर है वो लेस देन इक्वल टू है डायगोनल को छोड़ के, जो मतलब डायगोनल नहीं, डायगोनल एलिमेंट जो है उस रो का
तो उसका जो मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू है सम ऑफ, मतलब am m minus 1 plus am m plus 1. Well, it's a contradiction. This is my pm actually. So I got something like so on and so forth. amn, and that is amm is less than equal to pm, a contradiction to our supposition. क्योंकि हमने माना है ये हमेशा हर एक रो के लिए जो उसका डायगोनल एलिमेंट है या जो डायगोनल में उसका एलिमेंट है वो रो के बाकी सम जो है इन मॉडल है उससे बड़ा है। लेकिन यानी उसका मतलब अगर ये बड़ा हुआ तो ये नहीं हो सकता कि मैट्रिक्स सिंगुलर हो, यानी अगर ये बड़ा है, if this is the case then the matrix must be non-singular। अब इसी से हमें मिलती है what we call Hadamard's inequality। Hadamard's inequality। लेकिन ये मैं करूंगा अगर ये गरिश-गॉर्डन जिससे ये आया ना, ये क्या बोलते हैं डिस्क थ्योरम, जो कि हम आगे करेंगे, फिर उसका जो प्रूफ है वो बहुत छोटा है वंस वी फिनिश दिस हेडमार्ड्स थ्योरम। तो अगर एग्जाम में आया तो तुम्हें वो भी दिखाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स अपॉन द मार्क्स। सो लेट्स डू हेडमार्ड्स इनइक्वालिटी। हेडमार्ड्स इनइक्वालिटी इज दिस, फॉर एनी मैट्रिक्स A जिसकी कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है ऑफ कोर्स aij n क्रॉस n, aij जो है belongs to the set of complex numbers, we have modulus of the determinant of A, मतलब यहाँ ये मॉडुलस है और अंदर है डिटर्मिनेंट है ना, हालांकि दोनों के लिए सेम सिंबल है, उसका ध्यान रखना, इज लेस देन इक्वल टू प्रोडक्ट I runs from 1 to n into summation aij, of course j runs from 1 to n स्क्वायर, इसका एक्चुअली नॉर्म होगा, हाँ इसका होल रेज्ड पावर 1/2, मतलब इसका ये ना L2 नॉर्म जो है ए जे इसका, ये आई जे है, मतलब इसमें क्या करना है हर एक, मतलब अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं तो हाँ, लेकिन वो लंबा चौड़ा हो जाएगा, बट दिस इज इट। हाँ बिल्कुल सही। अब उसके लिए हमें कुछ एक थ्योरम है, मतलब फॉर द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम वी नीड दिस लेमा, जिसको हम प्रूव नहीं करेगा क्योंकि वो मैट्रिक्स थ्योरी से है। सो बट दैट्स, वो भी उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तुम आराम से वो देख सकते हो। नाउ इफ ए, we need this lemma for the proof of this theorem. We need the following lemma. अब lemma जो है वो ये है, if A is equal to again aij m cross n is a positive definite matrix, उसको मैं थोड़ा बताऊंगा, it's a positive definite matrix of order n, of course स्क्वायर है ना, क्योंकि वो हमेशा स्क्वायर होती है, of order n, then determinant of A is less than equal to the product of the diagonal elements 2 up to a and n, जिसको मैं लिख सकता हूँ summation I runs from 1 to n a sub I, and equality holds, which is obvious, equality तो obvious है, equality holds if and only if all the non-diagonal elements are 0, elements are 0, तो वो obvious है। suppose जैसे ये है 3 4, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को अगर जीरो कर देंगे तो व्हाट वुड बी इट्स डिटर्मिनेंट, इट वुड बी द प्रोडक्ट, है ना। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा अगर ए है ये मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वुड बी जस्ट इक्वल टू, है ना, जैसे इट इज लाइक 3 into 4 which is the same thing as a11 into a12,
अब हम ये कह रहे हैं कि अगर ये पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है देन एक्चुअली यहाँ पे कुछ भी हो 5 6 तो डिटर्मिनेंट हमेशा होगा लेस देन इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स प्रोवाइडेड ए इज पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। और इक्वालिटी तभी होगी वो तो पता ही है। अगर इक्वालिटी कब होगी, इक्वालिटी तभी होगी जब सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, क्योंकि अगर ये होगा 1 2 3 बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसका भी होगा इट इज प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स डिटर्मिनेंट। अब पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स को हम बहुत तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स होती है कि अगर मैं ए को मल्टीप्लाई करूं किसी वेक्टर से उसके ट्रांसपोज से ऑन द लेफ्ट एंड ऑन द राइट बाय दिस वेक्टर x, ऑफ कोर्स दिस वुड बी अ सिंगल एंट्री, मैंने ये एक ही नंबर होगा। मेरे कहने का मतलब अगर मैं 2/2 लूं, चलो, और ऑफ कोर्स पॉजिटिव डेफिनेट होती है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ, ये तो इम्पोर्टेंट है, इट्स अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज। ऑफ कोर्स इट्स अ स्क्वायर, सिमेट्रिक हमेशा स्क्वायर होगी, तो पॉजिटिव डेफिनेट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देयरफॉर इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए सच दैट जैसे जैसे सपोज ये मैं लिखता हूँ 2 3 तो -1 4, ये मैंने ऐसे ही रफली किया, लेकिन ये तो सिमेट्रिक नहीं है ना। चलो, डायगोनल में सीधा ले सकता था, उसको कैलकुलेट करना आसान था, लेकिन बेटर है, चलो मैं यहाँ 1 लिखता हूँ, ठीक है। तो दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जो मैं कह रहा हूँ ना, ये एक्सप्रेशन क्या होगा, इट वुड बी लाइक दिस। अगर मैं x है तो उसकी लेंथ है वेक्टर की x1 x2, और यहाँ मैं उसकी ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं क्या होगा क्वाड्रेटिक फॉर्म्स में, then this would be actually a single number. So this would be x1 x2 multiplied by a column, और कॉलम होगा twice x1 plus x2, और यहाँ होगा x1 plus 3 times x2, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगी 1/1 मैट्रिक्स, यानी एक सिंगल नंबर, यानी ये बन जाएगा x1 into twice x1 plus x2 plus x2 into x1 plus 3 times x2, which would be of course x1 square plus twice plus 3 times 5 times x1 x2 plus of course x2 का नहीं, oh no, ये वो actually 3 कहाँ गया, 1 x1 x2 तो twice x1 x2, ये तो twice x1 square होगा और ये होगा 3 times x2 square. Now we can easily, मतलब इसको हम कर सकते हैं ना किसी तरह से, what we call it, but that's not the issue. What I'm trying to say is this is now a 1 cross, it's a single number for each values of x1 x2. तो अगर ये हमेशा पॉजिटिव हो, whenever x1 x2 is not equal to 0 0, तब तो of course ये 0 0 हो जाएगा, of course, है ना, ये जो एक्सप्रेशन है ना इसका, ये है। तो अगर x1 x2 दोनों 0 है तब तो ये 0 0 होगा ही, लेकिन अगर फॉर x1 x2 नॉट इक्वल टू 0 ये पॉजिटिव हो, तो हम कहते हैं A इज अ पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। उसका ये भी कह सकते हैं, उसका एक क्या बोलते हैं कि एक consequence ये है कि all the eigenvalues of this matrix which is positive, all the eigenvalues will be positive, सारे इसके आइगन वैल्यूज पॉजिटिव होंगे अगर ये पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है। लेकिन मतलब यूजुअली हम और भी डेफिनेशन, मतलब ऑल द प्रिंसिपल माइनर्स आर पॉजिटिव, वो भी कह सकते हैं, लेकिन दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया कि इट वुड गिव राइज टू अ पॉजिटिव डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म। दिस इज अ क्वाड्रेटिक फॉर्म and it's a homogeneous equation in x1 x2, and the question is can we write it, मतलब we can just convert it into sum of squares, फिर हमें पता चल जाता है, suppose it can be written as a sum of squares, तो फिर हमें पता चल जाएगा वो है ना स्क्वायरिंग द थिंग, जैसे हम स्क्वायर करते हैं ना टर्म्स को, तो अगर वो इस तरह से बन जाता है देन ऑफ कोर्स इट वुड बी पॉजिटिव, तो हमें पता चल जाएगा इट्स अ पॉजिटिव डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब हेडमार्ड्स थ्योरम कहता है, मतलब ये जो लेमा है ये कहता है इफ इट इज अ पॉजिटिव डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म देन ऑफ कोर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है इट इज लेस देन इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स।
एलिमेंट्स, लेकिन ये तुम कहीं और से मतलब एज ए होम असाइनमेंट रख लो, मतलब आराम से कहीं किसी भी, शायद तुमने किया भी होगा लीनियर अलजेब्रा में कहीं, तो हम इसको यूज करेंगे फॉर द प्रूफ ऑफ आवर थ्योरम, आवर इनइक्वालिटी, हेडमार्क्स इनइक्वालिटी। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, नाउ इफ a is singular there is nothing to prove। now हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है this is less than equal to this। अगर सिंगुलर है तो ये जीरो है, ऑफ कोर्स जीरो इज लेस देन इक्वल टू एनी पॉजिटिव नंबर, सो देयर इज नथिंग टू प्रूव। नाउ सपोज a is singular, then there is nothing to prove। So let हम मानेंगे a नॉन सिंगुलर है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू जीरो। पर डिटर्मिनेंट ऑफ a जीरो नहीं है, then therefore या उसका एक कॉन्सिक्वेंस ये है कि a इंटू a ट्रांसपोज जो है is a positive definite matrix। ये ध्यान, मतलब ये जो a स्टार है, लेट मी ओके, a स्टार का मतलब होता है a को हम कॉन्जुगेट करते हैं ईच एंट्री को, फिर उसको ट्रांसपोज भी करते हैं। ऐसे लिखते हैं या ऐसे, मैंने कैसे लिखा है इधर ट्रांसपोज को, टी, तो टी ही लिखते हैं, कभी कभी उल्टा भी हम लिख देते हैं, डैगर लिख देते हैं, बट मैं ऐसे लिखता हूँ ज्यादातर, यानी इट्स क्लियर, इट्स कॉन्जुगेट, सभी एंट्रीज का कॉन्जुगेट लिया क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, और उसका ट्रांसपोज लिया। तो हम क्या कह रहे हैं कि a इंटू ए ट्रांसपोज, अगर a सिंगुलर नहीं है तो ये क्या बोलते हैं, इज ए पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। अब पॉजिटिव डेफिनेट के लिए सबसे पहले तो इसको सिमेट्रिक होना चाहिए। नाउ दैट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो कैसे, क्योंकि सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, सिमेट्रिक का मतलब यही है कि ए स्टार इज इक्वल टू ए। तो अगर मैं इसका स्टार लूं तो वो होगा ए डबल स्टार इंटू ए स्टार, लेकिन ए डबल स्टार तो ए ही होता है ना, अगर दो बार ट्रांसपोज करोगे, दो बार कंजुगेट करोगे, वी विल गेट इट बैक। सो इट इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक आ गई। दूसरा ये है कि इट हैज टू बी पॉजिटिव डेफिनेट, राइट। तो पॉजिटिव डेफिनेट का मतलब, सो लेट, मतलब ये मैं रफ बता रहा हूँ ना, ये थ्योरम का हिस्सा नहीं है, हम ये मान के चलेंगे जो मैंने यहाँ लिखा, ए स्टार इज अ पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स अगर ए नॉन सिंगुलर है। अब अगर ए नॉन सिंगुलर है तो ये सिचुएशन होगी, पहले तो ये है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए स्टार इज ऑलवेज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट, क्योंकि ये उस अपने इस स्टार के बराबर है, तो सिमेट्रिक वाली कंडीशन तो आ गई। तो अगर मैं इसको भी लिखूं अब ए इंटू ए ट्रांसपोज को, मुझे दिखाना है, फिर मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है फॉर एनी, अगर मैं एक्स ट्रांसपोज लेता हूँ मल्टीप्लाइड बाई बी इंटू एक्स, दिस इज ऑलवेज ए पॉजिटिव डेफिनेट थिंग, यानी ये जीरो नहीं होगा, इट वुड बी पॉजिटिव अनलेस एक्स इज जीरो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देन आई कैन राइट इट एज एक्स transpose, okay, x transpose into, what do I have, a into a transpose, which is a star, I should not write a bar, conjugate of course into x, जिसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, जिसको मैं लिख सकता हूँ इसका ट्रांसपोज, यानी आई कैन राइट इट एज a transpose into, let me write it like this, ओके, मैंने x लिया, मैंने ये लिया, सो आई गॉट दिस थिंग, ये मेरा b है, तो b स्टार किसके बराबर होगा, b स्टार वो b a इंटू ए स्टार, तो ठीक है, लेकिन कैन आई राइट इट एज a स्टार a इंटू x, तो अगर मैंने वो कर लिया तो वी आर डन, बट इज इट ट्रू, तो मेरा था x b a x, मुझे दिखाना ये पॉजिटिव है, कहाँ गड़बड़ हो गई,
तो A into A transpose is A double transpose पहले आएगा, इसका A transpose, so it is symmetric, that's done. और अगर मैं इसको यहाँ ऐसे लिखूं, राइट, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इंटू होल ट्रांसपोज, नहीं शायद है, यहाँ क्या हो गया, I want to show that this is positive definite, तो मुझे ये चाहिए, तो how do I flip it? Do I use what? I wish I could just write it like this. इसमें क्या हो गया, x transpose into A conjugate transpose into x, ये मेरा B था, तो can I, is it equal to A star जो भी है अपना into A into x, ये जरूरी है, क्या ये इसके बराबर है, is A into A star equal to A star into A, are they the same thing? चलो इसको कल करते हैं, अभी 2 मिनट रह गए हैं, 3 मिनट रह गए हैं, सो लेट्स आज इसको खत्म करते हैं, वैसे भी ये पूरा होगा नहीं, अभी तो हमने स्टार्ट ही किया था थ्योरम, सो लेट्स डू इट टुमारो। आमिर तुम अटेंडेंस का देख लेना, मैं ये स्टॉप शेयर करता हूँ, कहाँ गया, हेलो सर। हाँ आमिर तुम ये अटेंडेंस का देख लेना। सर सोफी सर। हाँ हेलो हाँ सर, वो सीआई, अगर सीआई हम एक दे देते सर इसका। अभी कहाँ देंगे, अभी तो वो ऑफलाइन देंगे ना। सर पता नहीं कब, मतलब हमने किया ना मतलब खत्म। हाँ 1 यूनिट तकरीबन हो गया, वैसे 2-3 लेक्चर्स रहेंगे उसमें, लेकिन इसीलिए अगर सीआई एक होता, वो तो ऑफलाइन होगा ना, जो भी होगा, मतलब वो ऑफलाइन देना है ना वो। सर पता नहीं वो कब यूनिवर्सिटी, अभी प्रॉपर पता नहीं है ना सर, फरवरी में खुलेगा या नहीं। नहीं फरवरी में तो डेफिनेटली खुलेगी, भले ही क्लासेस के अंदर खुले, लेकिन एग्जाम सारे ऑफलाइन होंगे, वो तो डन है, ठीक है। तो वो जो सीआईए होगा वो तुम्हें ऑफलाइन ही देना होगा, उसके लिए यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। ओके। तो उसके लिए तो हमें चाहिए, मतलब